नमस्कार दोस्तों, पिताशु क्लासेज में मैं कुशल पाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो सब्जेक्ट है वो भी हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में किस पार्ट को पढ़ रहे हैं हम? मेडिवल हिस्ट्री को। और मेडिवल हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है वो है गौर राजवंश, यानी कि गौरी राजवंश। धीरे धीरे गजनी वंश का पतन हो गया और किसका उदय हो गया? गौर वंश का, भाई गौर राजवंश का। तो गौर राजवंश, गौर राजवंश के संस्थापक, गौर राजवंश के संस्थापक, गौर राजवंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम, ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। तो गौर राजवंश का संस्थापक कौन है? यह है ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन साम के बाद एक शासक और बनता है जिसका नाम है शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। और शिहाबुद्दीन मोहम्मद साम को ही मोहम्मद गौरी कहा जाता है, मोहम्मद गौरी कहा जाता है। तो गौर राजवंश का संस्थापक कौन है? ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन साम के बाद अगला शासक बना शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम किसको कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोहम्मद गौरी के बारे में है। किसके बारे में है? मोहम्मद गौरी के बारे में है। तो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 में, यानी कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में किसके विरुद्ध था? मुल्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? मुल्तान के विरुद्ध। और उस समय जो मुल्तान है ये पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय भारत का भाग था ये। तो 1175 में भी मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में किसके विरुद्ध था? मुल्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? मुल्तान के विरुद्ध। 1178 में मोहम्मद गौरी ने पाटन, जो कि गुजरात में पड़ता है, पाटन पर आक्रमण किया, पाटन पर आक्रमण किया। और यह मुकाबला किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और मूलराज द्वितीय, जो कि पाटन का शासक था। मूलराज द्वितीय, जिसको भीम द्वितीय भी कहा जाता है, जिसको भीम द्वितीय भी कहा जाता है। तो मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण 1175 में किसके विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी ने 1178 में पाटन पर आक्रमण किया। पाटन कहां पड़ता है? गुजरात में। और यह मुकाबला किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पाटन गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय भीमराज द्वितीय के बीच में हुआ। और इस युद्ध में कौन जीत गया? मूलराज द्वितीय भीम द्वितीय, यानी कि मूलराज द्वितीय भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था इसमें। इसके बाद सियालकोट के ऊपर भी आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने, पंजाब के ऊपर भी आक्रमण किया। लेकिन इसके दो युद्ध बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं भाई। त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट है भाई ये। तो त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध। 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। और यह किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच।
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ। त्राइन, ये त्रावड़ी को कहा जाता है। त्राइन किसको कहा जाता है? त्रावड़ी। और त्रावड़ी कहां पड़ता है? ये करनाल के अंदर पड़ता है। तो यहां से एक क्वेश्चन और भाई, त्राइन यानी कि त्रावड़ी से हमारा एक इंडियन क्रिकेटर्स भी है जिसका नाम है नवदीप सैनी। नवदीप सैनी, और नवदीप सैनी को त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। नवदीप सैनी किसका खिलाड़ी है? क्रिकेट का खिलाड़ी है। और ये कहां से संबंध रखता है? त्रावड़ी, करनाल से। इसलिए इसको त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? नवदीप सैनी को। तो यहां से देखो, मोहम्मद गौरी का जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो है 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में, दोनों के बीच में हुआ। मोहम्मद गौरी इसमें हार गया, लेकिन जो मोहम्मद गौरी था ये भी बराबर की टक्कर थी। इसलिए जब मुकाबला बराबर का होता है तो उसको चैन नहीं आती। तो इसने मंथन किया तो पृथ्वीराज चौहान से हारा कैसे? हार का कारण क्या है तेरी का? तो अपनी हार पर पूरा मंथन किया और पूरे विचार विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर निकला कि हारा कैसे। तो जो मोहम्मद गौरी ने आत्ममंथन किया तो पता चला तो पृथ्वीराज चौहान से वो हारा क्यों? हार का कारण क्या था? एक तो था राजपूत संघ। राजपूत संघ, राजपूतों का एक संघ बना हुआ था। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो काल है उसको राजपूत काल कहा जाता है, क्योंकि लगभग भारत में पूरे राजपूतों का शासन रहा है। और जो चौहान वंश था ये भी राजपूतों का एक वंश था। तो एक राजपूतों का संघ बना हुआ था, और राजपूतों के संघ ने किसका साथ दे दिया? पृथ्वीराज चौहान का, जिसकी वजह से ये जीत गया। एक तो कारण ये बताया इसने। दूसरा, जो पृथ्वीराज चौहान है इसके पास गज सेना थी, प्रशिक्षित गज सेना, हाथियों की सेना, और इतनी प्रशिक्षित थी जिसकी वजह से ये जीत गया। यानी कि मोहम्मद गौरी ने आत्ममंथन किया कि तू हारा कैसे और पृथ्वीराज चौहान जीता कैसे। तो उसने देखा कि एक तो राजपूतों का संघ है जिसने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान जीत गया। दूसरा, उसके पास सर्वश्रेष्ठ गज सेना थी, इस कारण से भी वो जीत गया। और फिर 1192 में फिर दूसरा युद्ध होता है, त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध, त्राइन का दूसरा युद्ध, त्राइन का दूसरा युद्ध, ये भी किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इस युद्ध में कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी। कारण पृथ्वीराज चौहान भी एक शक्तिशाली राजपूत शासक था, जो मोहम्मद गौरी था ये भी शक्तिशाली था। ये पूरी तैयारी के साथ आया था अगली बार, क्योंकि इसने, अगर पृथ्वीराज चौहान के पास गज सेना थी तो इसने गज सेना की जगह घुड़सवार सेना तैयार की, और घुड़सवारों को इतना प्रशिक्षित किया जैसे ही हाथी दिखाई दे सबसे पहले हाथी के सूंड के ऊपर अटैक करना है। तो इसने, पृथ्वीराज चौहान के पास गज सेना थी और इसने गज सेना की जगह घुड़सवार सेना तैयार की मोहम्मद गौरी ने, और अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाया कि पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला कर सके। लेकिन जैसे वो भारत में आया, एक काम उसको कराया मिल गया, वो राजपूतों का जो संघ था वो टूट चुका था। वो राजपूतों का संघ क्यों टूटा? क्योंकि राजपूत शासक है जयचंद, और जयचंद की लड़की का नाम था स्योंगिता। जयचंद की लड़की स्योंगिता किससे प्यार करती थी? पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन जयचंद को यह मंजूर नहीं था, और जयचंद ने स्योंगिता का स्वयंवर रच दिया। उस स्वयंवर में जितने भी आसपास के राजपूत शासक थे सभी बुलाए गए, एक राजपूत शासक नहीं बुलाया गया जो था पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान की वहां पर मूर्ति रख दी गई। तो जैसे स्वयंवर रच गया था, स्वयंवर है जैसे
खुद का वर खुद चुनना होता है, तो उसने देखा उसके योग्य कोई वर नहीं था, और कोई योग्य वर था तो वो तो पृथ्वीराज चौहान, जिसकी वहां पर मूर्ति रखी हुई थी। और संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर वरमाला पहना दी। और जब इस बात का पता पृथ्वीराज चौहान को चलता है तो वो संयोगिता को भगा कर ले जाता है, जिसकी वजह से जो जयचंद है और उसके पक्ष के जितने भी राजपूत थे वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो गए। और त्राइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने किसका साथ दे दिया? मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। तो त्राइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में। त्राइन के दूसरे युद्ध में कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी जीत गया। कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान से हरियाणा से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा एक बार हरियाणा के इसमें डिस्कस कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान से। पहले जब इस युद्ध में त्राइन के दूसरे युद्ध में कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा में कहां से पकड़ा था? सिरसा से। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा में कहां से पकड़ा था? सिरसा में। पहला क्वेश्चन तो ये है। तो हरियाणा में कहां से पकड़ा था? सिरसा से। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना की स्थापना की। तो हरियाणा से जो क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के बारे में वो एक बार नोट करते हैं। पृथ्वीराज चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना की स्थापना की। गोहाना पड़ता है सोनीपत में। गोहाना की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना के किले का निर्माण करवाया। गोहाना के किले का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना के किले का निर्माण करवाया। गोहाना की स्थापना की। गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने तोसाम की बिरादरी का निर्माण करवाया। तोसाम की बिरादरी या तोसाम की कचहरी। तोसाम की बिरादरी या तोसाम की कचहरी का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने। तोसाम कहां पड़ता है? भिवानी के अंदर। तो तोसाम की बिरादरी, तोसाम की कचहरी का निर्माण भी किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने झांसी में आसिरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। आसिरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। आसिरगढ़ के किले का निर्माण। तो आसिरगढ़ के किले का निर्माण भी किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और आसिरगढ़ के किले को तलवार का किला भी कहा जाता है। आसिरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? तलवार का किला भी कहा जाता है। आसिरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? तलवार का किला भी कहा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान का हरियाणा से एक क्वेश्चन और है। पृथ्वीराज चौहान के अभिलेख। पृथ्वीराज चौहान के अभिलेख। पृथ्वीराज चौहान के अभिलेख हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं? पृथ्वीराज चौहान के अभिलेख हरियाणा में सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। तो ये हरियाणा से क्वेश्चन जो पृथ्वीराज चौहान से आते हैं, ये क्वेश्चन है। यानी पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना की स्थापना की। गोहाना कहां पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना के किले का निर्माण करवाया। तोसाम की बिरादरी, तोसाम की कचहरी का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान ने आसिरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। और आसिरगढ़ का किला कहां पड़ता है? झांसी के अंदर पड़ता है।
आसिरगढ़ के किले को ही क्या कहा जाता है? तलवार का किला कहा जाता है। आसिरगढ़ के किले को ही क्या कहा जाता है? तलवार का किला। और पृथ्वीराज चौहान के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए? सोनीपत से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत से। ये पृथ्वीराज चौहान से हरियाणा से क्वेश्चन बनते हैं हमें। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था मोहम्मद गौरी, ट्राइन का प्रथम युद्ध, ट्राइन का द्वितीय युद्ध, दोनों किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में। ट्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ट्राइन का प्रथम युद्ध कौन जीत जाता है? पृथ्वीराज चौहान। ट्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में, और इस युद्ध में कौन जीत जाता है? मोहम्मद गौरी। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी ने 1193 में दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाया। मोहम्मद गौरी ने 1193 में दिल्ली को राजधानी बनाया। मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के चलाए या लक्ष्मी देवी की मूर्ति वाले सिक्के चलाए? लक्ष्मी देवी की मूर्ति वाले सिक्के चलाए। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी देवी की मूर्ति वाले सिक्के चलाए। लक्ष्मी देवी की मूर्ति वाले सिक्के चलाए, यानी कि मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के चलाए जिनके एक तरफ लक्ष्मी देवी की फोटो लगी हुई थी और दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ था। कलमा होती है एक पंक्ति जिसके ऊपर लिखा होता है अल्लाह एक और हम इसके बंदे। तो ऐसे सिक्के किसने चलाए? जिसके ऊपर लक्ष्मी देवी का, एक तरफ लक्ष्मी देवी का चित्र छपा हुआ, दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ था। मोहम्मद गौरी ने चलाए थे। तो लक्ष्मी की देवी की मूर्ति वाले सिक्के किसने चलाए? मोहम्मद गौरी ने चलाए थे। और मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण या अंतिम अभियान, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान, ये खोखरों के विरुद्ध था। अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? खोखरों के विरुद्ध। खोखरों के विरुद्ध था ये। और ये अभियान कब हुआ? 1205 में। तो मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान कौन सा था भाई? खोखरों के विरुद्ध था। और कब यह अभियान? 1205 में। 1205 में। और मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, और जो मोहम्मद गौरी ने जितना भी क्षेत्र जीत रखा था वो सारा क्षेत्र अपने जो गुलाम थे उनको ऊपर बराबर बराबर हिस्सों में बांटकर चला गया है। तो मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, उसके 4 गुलाम थे, और चारों गुलामों में बराबर बराबर हिस्सा बांटकर वो चला गया। तो लाहौर दिल्ली का क्षेत्र वो किसको सौंप कर चला गया था? मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको चला गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला गया था। तो 1206 में दमियक नामक स्थान पर, दमियक पाकिस्तान में पड़ता है, दमियक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 में। कहां हुई थी? दमियक नामक स्थान पर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और कब हुई थी? 1206 में। तो मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, उसके 4 गुलाम थे। तो उसके 4 गुलामों के नाम लिख देता हूं। इसमें एक ही गुलाम याद रखना, वो कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाहौर और दिल्ली का क्षेत्र सौंपकर वो चला गया था। तो देखो, इख्तियारुद्दीन खिलजी, इख्तियारुद्दीन खिलजी, और एक गुलाम था इसका ताजुद्दीन एल्दोज, ताजुद्दीन एल्दोज, और एक गुलाम था इसका नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा।
और एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी गुलाम का नहीं याद रखना है नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की। और गुलाम वंश से ही किसकी शुरुआत होती है? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो यानी कि मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी, उसके 4 गुलाम थे। इसके 4 गुलाम कौन कौन से? इख्तियारुद्दीन खिलजी, ताजुद्दीन एल्दोज, नासरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर और दिल्ली का क्षेत्र किसको सौंप कर चला गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की? एक गुलाम वंश की स्थापना की। तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। एक ताजुद्दीन एल्दोज से भी क्वेश्चन आता है भाई। देखो आपने पढ़ा होगा ट्राइन का पहला युद्ध, ट्राइन का दूसरा युद्ध, एक ट्राइन का तीसरा युद्ध भी है। तो ट्राइन का तीसरा युद्ध, ट्राइन का तीसरा युद्ध 1215 में, 1215 में ये ताजुद्दीन एल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। तो ट्राइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में। किस किस के बीच में हुआ था? ताजुद्दीन एल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? इल्तुतमिश की। तो यहां से ताजुद्दीन एल्दोज से ये क्वेश्चन बना। ट्राइन का प्रथम युद्ध पता है 1191 में, ट्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में, ट्राइन का तीसरा युद्ध 1215 में। किस किस के बीच में? ताजुद्दीन एल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में। यानी कि दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र किसको सौंप कर चला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। और गुलाम वंश से किसकी शुरुआत होती है? दिल्ली सल्तनत की। तो अगला हेडिंग बनाओ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है भाई दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत है इसका शासनकाल है 1206 से 1526 तक शासनकाल रहा है। तो जो दिल्ली सल्तनत है इसका शासनकाल 1206 से 1526 तक रहा है। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश शामिल थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट है लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत में कितने वंश शामिल है? 5 वंश शामिल है। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और दिल्ली सल्तनत का शासनकाल है 1206 से 1526 तक। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक। तो गुलाम वंश का जो शासनकाल है वो 1206 से 1290 तक रहा है। इसके बाद खिलजी वंश का शासनकाल, ये 1290 से 1320 तक किसका शासनकाल रहा है? खिलजी वंश का शासनकाल रहा है। 1290 से 1320 तक किसका शासनकाल रहा है? खिलजी वंश का शासनकाल रहा है। आगे 1320 से 1414 तक ये तुगलक वंश का शासनकाल रहा है। किसका शासनकाल रहा है? तुगलक वंश का शासनकाल रहा है। आगे है सैयद वंश, और सैयद वंश में 1414 से 1451 तक किसका शासनकाल रहा है? सैयद वंश का। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है? लोधी वंश। और लोधी वंश का शासनकाल है 1451 से 1526 तक। 1451 से 1526 तक। तो देखो गुलाम वंश, यानी कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश शामिल है? 5। गुलाम वंश पहला, अंतिम वंश लोधी,
और कब से कब तक शासनकाल है? 1206 से 1526 तक। देखो ये 1206 से 1526 तक किसका शासनकाल रहा है? ये दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से 1526 तक है। 5 वंश इसमें शामिल है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इन 5 वंशों को मिलाकर किसका निर्माण होता है? दिल्ली सल्तनत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दिल्ली सल्तनत का निर्माण होता है। तो अब क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? ये तुगलक वंश है और लगभग इसने 94 साल तक शासन किया। लगभग इसने 94 साल तक शासन किया। और दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? ये था खिलजी वंश और इसने लगभग 30 साल तक शासन किया। इसने लगभग 30 साल तक शासन किया। लगभग 30 साल तक ये शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन है भाई? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक अंतिम वंश लोधी वंश। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। देखो फिर सल्तनत में 5 वंश शामिल है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन है? लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी कौन है? इब्राहिम लोधी। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो लिखेंगे, अगला हेडिंग बनेगा हमारा गुलाम वंश। अगला हेडिंग बनेगा गुलाम वंश। तो अगला हेडिंग बनाओ भाई गुलाम वंश पे। गुलाम वंश। गुलाम वंश। गुलाम वंश में 11 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए हैं? 11। 11 में से 3 शासक ही गुलाम शासक रहे हैं। 3 शासक ही क्या रहे हैं? गुलाम। और जो 8 शासक थे वो स्वतंत्र थे। तो इसलिए इतिहासकारों ने कहा अगर इसको गुलाम वंश की जगह मामलुक वंश कहा जाए तो अच्छा होगा। यानी कि गुलाम वंश को ही क्या कहा जाता है? मामलुक वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मामलुक वंश कहा जाता है। और अभी एचएससी में पूछ रखा था मामलुक वंश के संस्थापक कौन है? तो जो गुलाम वंश का संस्थापक है वही मामलुक वंश का संस्थापक है। गुलाम वंश या मामलुक वंश, तो इसका संस्थापक कौन है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक, जो गुलाम वंश है इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको बचपन में एक बाजार में बेचा गया था, निशापुर के बाजार में बेचा गया था। और इसको किसने खरीदा था? एक काजी, जिसको हम न्यायाधीश बोल सकते हैं, जज बोल सकते हैं। काजी ने इसको खरीदा था। और जब काजी यानी कि न्यायाधीश जो जज है जब रिटायर हो गया तो उसको कुरान पढ़कर कौन सुनाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इतनी बार उसको कुरान पढ़कर सुनाई कि तो कुरान इनको कंठस्थ हो गई। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। जब काजी न्यायाधीश यानी कि जज की मृत्यु हो गई तो जो काजी के लड़के थे उन्होंने भी कुतुबुद्दीन ऐबक को बाजार में बेच दिया। और बाजार में इसको किसने खरीदा? मोहम्मद गोरी ने खरीदा। किसने खरीदा? मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया था। यानी कि इसको 2 बार बेचा गया था। पहली बार निशापुर के बाजार में, दूसरी बार
गजनी के बाजार में, और गजनी के बाजार में इसको किसके द्वारा खरीदा गया था? मोहम्मद गोरी के द्वारा खरीदा गया था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको किसके द्वारा खरीदा गया था? काजी के द्वारा। और ये जब काजी रिटायर हो गया तो उसको कुरान पढ़कर सुनाता था, उसको कुरान पढ़कर सुनाता था, और इतनी बार कुरान पढ़कर सुनाई कि तो कुरान कंठस्थ हो गई, जिस कारण से इसको क्या कहा जाता है? कुरान खां के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। तो किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हाथियों का दान देने वाला, हाथियों का दान देने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किस किस नाम से जाना जाता है? कुरान खां के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाख बख्श। तो लाख बख्श, किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और पील बख्श के नाम से भी किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो आध्यात्मिक गुरु थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी, कुतुब मीनार की नींव रखी, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में। और कुतुब मीनार कहां है? दिल्ली में। कुतुब मीनार कहां है? दिल्ली के अंदर। कुतुब मीनार से दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। देखो, कुतुब मीनार कहां है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। तो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुतुब मीनार कहां है? दिल्ली के अंदर। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है भाई? जो इसकी हाइट है ये 72.5 मीटर, यानी कि 72.5 मीटर इसकी हाइट है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। इसके बाद देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है। और ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। अजमेर राजस्थान में स्थित है। तो 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां है? अजमेर में।
दिन का झोंपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। पहले यहां पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय बना हुआ था और उसकी जगह पर क्या बनाया गया है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है और ये अजमेर में स्थित है। ये कहां स्थित है? अजमेर में स्थित है। अजमेर से 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते हैं। अजमेर राजस्थान से 2 क्वेश्चन। अजमेर राजस्थान से 2 क्वेश्चन। एक तो यही है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां है? 2.5 दिन का झोंपड़ा ये अजमेर के अंदर है। और एक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये भी राजस्थान के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के दोनों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ये भी अजमेर राजस्थान में। कहाँ? ये अजमेर राजस्थान में। इसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। और ये भारत में निर्मित पहली मस्जिद है। भारत में निर्मित पहली मस्जिद कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम। निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ है? ये दिल्ली के अंदर है। इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने महरौली शहर की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने महरौली शहर की स्थापना की। महरौली कहाँ है? दिल्ली के अंदर। तो महरौली की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। तो यहां से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, इसकी मृत्यु कब हुई और इसकी मृत्यु कहां हुई, ये सारी की सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है ये 1210 में हुई। कहां हुई? लाहौर में। और कौन सा खेल खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी? तो लाहौर में चौगान खेलते समय, पोलो। चौगान या पोलो खेलते समय मृत्यु। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु। घोड़े से गिरकर मृत्यु। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कब हुई थी? 1210 में। कहां हुई थी? लाहौर में। और कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय और घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। तो इतने पॉइंट इसके बारे में याद रखना है। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 में। कहां हुई थी? लाहौर में। कौन सा खेल खेलते समय? चौगान खेलते समय, यानी कि पोलो खेलते समय। कहां से गिरकर? घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात अगला शासक बना इसका लड़का आराम शाह। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात इसका मंत्रिमंडल 2 भागों में बट गया। लाहौर क्षेत्र का मंत्रिमंडल, दिल्ली क्षेत्र का मंत्रिमंडल। जो लाहौर क्षेत्र का मंत्रिमंडल है वो चाहता था कि शासक का उत्तराधिकारी ही शासक बने, और जो दिल्ली क्षेत्र का मंत्रिमंडल था वो चाहता था
कोई भी योग्य व्यक्ति शासक बन सकता है। इसलिए लाहौर क्षेत्र का शासक कौन बन गया? कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का आराम शाह। और दिल्ली क्षेत्र का शासक कौन बन गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में दिल्ली के समीप जड़ नामक स्थान पर दोनों में युद्ध होता है और उस युद्ध में आराम शाह की मृत्यु। तो अगला शासक कौन बनता है? वो बनता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।